कल हम लोगों ने अकोमोडेशन वाला परक्विजिट डिस्कस किया था, फिर एक मोटर कार परक्विजिट और एक मेडिकल परक्विजिट किया था। अभी आज हम पहले एक एजुकेशन परक्विजिट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? एजुकेशन परक्विजिट। सो हम पहले अभी एजुकेशन परक्विजिट डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अब एजुकेशन का जो परक्विजिट है ना, इसके अंदर देयर आर टू पार्ट्स। एक है एजुकेशन का फैसिलिटी दिया गया है एम्प्लॉय को, या फिर दूसरा है एजुकेशन का रीइंबर्समेंट हो रहा है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो समझो कि आज एम्प्लॉयर एजुकेशन दे रहा है किसको? किसी भी पर्सन को जो एम्प्लॉय है या उसका रिलेटिव है। और जहां पे भी एजुकेशन दिया जा रहा है ना, वहां पे जो बिल बन रहा है ना, बिल वो एम्प्लॉयर के नाम पे आ रहा है। अब जब बिल एम्प्लॉयर के नाम पे होगा तो इट्स अ फैसिलिटी। बट अगर समझो कि एम्प्लॉई का एजुकेशन है या एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेंबर्स का एजुकेशन है, और अगर बिल एम्प्लॉई के नाम पे आया और फिर एम्प्लॉयर ने उसको पैसा दिया है, तो इट इज अ रीइंबर्समेंट। अब तुम्हें ना फैसिलिटी में और रीइंबर्समेंट में ये देखना है कि एजुकेशन मिल किसको रहा है। अब एजुकेशन की फैसिलिटी अगर एम्प्लॉई को दी गई है, मतलब क्या? तो समझो कि एम्प्लॉई ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला कि भाई एक काम कर, एक टैली करके कोर्स है, वो तू सीख के आ जा, और तू XYZ इंस्टीट्यूट में जाना, वो लोग तुझे टैली सिखा देंगे, बिल विल कुछ मत भरना, हम लोग भर देंगे। तो पैसा कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर। बट एजुकेशन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को मिल रहा है। एंड तुम्हें समझ में आ रहा है, इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉई को अगर एजुकेशन मिला तो इट इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि जो भी एम्प्लॉई को नॉलेज मिलेगा वो कोर्स करने के बाद कहने से वो कहीं ना कहीं ऑफिस में ही यूज होने वाला होगा। अब अगर एम्प्लॉई के बच्चों को एजुकेशन मिला, अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि समझो देयर इज वन स्कूल, स्कूल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ओनली। एक स्कूल है, किसकी है? एम्प्लॉयर की स्कूल है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को बोला है कि आपके जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारी स्कूल में भेज देना, हम लोग उनको फ्री में पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाएंगे लेकिन हम आपसे फीस कम लेंगे। तो अब वापस से इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड। सो आइदर देयर इज एन इंस्टीट्यूट विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, और एल्स यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल कि समझो एम्प्लॉयर ने किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया हुआ है, और टाई अप में एम्प्लॉयर ने बोला है क्या हमारे एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो आपकी स्कूल में आएंगे, आप उनसे फीस मत लेना। तो या फिर इट इज अ केस ऑफ टाई अप। टाई अप में भी तुम समझ रहे हो बिल किसके नाम पे फटेगा? एम्प्लॉयर के नाम पे। सो इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अब ये चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय के केस में थोड़ा सा प्रोविजन बराबर से समझना। देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस यहां पे, समझना शांति से तो क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपको एम्प्लॉय को किस तरह से टैक्स करना है। यू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, SI is a similar institution, less standard exemption of 1,000 rupees per month per child and less amount recovered from employee। अब ध्यान से सुनो, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक एग्जाम्पल लो कि देव एम्प्लॉई है और देव आपके टोटल 3 बच्चे हैं, छोटा देव 1, छोटा देव 2 एंड छोटा देव 3। 3 बच्चे हैं आपके। अब ये तीनों के तीनों बच्चे, आपका जो एम्प्लॉयर है ABC लिमिटेड, ये ABC लिमिटेड की खुद की एक इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है। आपका जो पहला बच्चा है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, आपका दूसरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है,
और आपका तीसरा बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। एबीसी जो स्कूल है जिसमें आपके बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए, इधर फिफ्थ की फीस है 5,000 रुपीज पर मंथ, फोर्थ की फीस है 2,800 पर मंथ एंड सेकेंड की फीस है 900 रुपीज पर मंथ। रुको, आप कुछ कैलकुलेशन मत करो, पहले समझ लो। अब वही एरिया में देयर इज अनदर स्कूल XYZ विच इज ऑन सेम लाइंस, मतलब सिमिलर इंस्टीट्यूशन है। XYZ की जो फिफ्थ की फीस है ना वो है 5,200 पर मंथ, फोर्थ की फीस है 2,600 पर मंथ और सेकेंड की फीस है 800 रुपीज पर मंथ। एंड जो अमाउंट रिकवर किया जा रहा है फ्रॉम एम्प्लॉई इज 100, 100 एंड 100 पर मंथ। मतलब एम्प्लॉई को क्या बोला गया, आप 100 रुपया ही भरो तीनों बच्चे के लिए, मतलब तीनों का मिला के 300 ही भरो। अब इसको हमें टैक्स किस तरह से करना है, तो जो छोटा देव 1 है उसमें आपको टैक्स कितने पे लगेगा, तो यू चेक फीस ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम दैट यू सबट्रैक्ट 1,000 रुपीज। 4,200 आपका बेनिफिट हुआ, बट उसमें से भी 100 रुपीज आपने पे किया, सो नेट बेनिफिट इज 4,100 इंटू 12। जो छोटा देव 2 है उसमें 2,600 माइनस 1,000 माइनस 100 रुपया आपका आ जाएगा 1,500 इंटू 12। एंड छोटा देव 3 जो है उसके लिए 800 माइनस 800, नहीं भाई तो खत्म हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं है, इतने पे टैक्स आएगा। अब इसी का और एक इंटरप्रिटेशन है, दिस इज योर व्यू नंबर 1। व्यू नंबर 2 क्या है, अपन ने पता है गिफ्ट में 2 व्यूज पड़े थे, 5,000 के नीचे तो दोनों में एग्जम्प्ट ही था, 5 से ज्यादा है तो एक व्यू के हिसाब से एक्सेस और एक के हिसाब से फुल्ली। बस वही व्यू 1,000 रुपीज को लेके है कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज मोर देन 1,000 देन फर्स्ट व्यू इज एक्सेस इज टैक्सेबल एंड सेकेंड व्यू इज फुल्ली टैक्सेबल। ये जो मैंने किया दैट इज एक्सेस इज टैक्सेबल। तो अब सेकेंड व्यू के हिसाब से क्या होगा, छोटा देव 1 5,200 माइनस 100 डायरेक्टली 5,100 इंटू 12 इज टैक्सेबल। छोटा देव 2 2,600 माइनस 100 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12। बट तीसरा जो देव है छोटा देव 3 उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें तो 800 रुपया ही है, 800 रुपया ही एग्जम्प्ट हो जाएगा, नथिंग इज टैक्सेबल। सर अब आप हमें यह बताओ कि हमें कौन सा व्यू फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट फॉलो करता है व्यू नंबर 2 और व्यू नंबर 1 के ऊपर नोट लिख देगा। आ रहा है समझ में? तो अपन भी वही करेंगे, फिर व्यू नंबर 2 ही फॉलो करेंगे। अब इसमें ना क्या किया है पता है, इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू रखा है। अब एक्चुअली में एमसीक्यू जब रखा है ना तो इनको आंसर्स है ना दोनों देने चाहिए, दोनों व्यूज के हिसाब से राइट होना चाहिए, बट आपका आंसर टैली तभी होगा व्हेन यू फॉलो व्यू नंबर 2। वही एक आंसर दिया है उन्होंने, व्यू 1 का कुछ दिया ही नहीं है। तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगा कि फिर स्टिक टू व्यू नंबर 2 ओनली, सेम लाइक गिफ्ट जो मैंने आपको गिफ्ट में सिखाया था। समझा आप लोगों को? अब एक पॉइंट आता है, सर हम सिमिलर इंस्टीट्यूशन की फीस क्यों ले रहे हैं, व्हाई नॉट फीस ऑफ एबीसी ओनली। एबीसी जो स्कूल है, जो एबीसी लिमिटेड की है, एम्प्लॉयर की, उसी की फीस क्यों नहीं ले रहे? सी इसमें कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है, बट थिंक ऑफ अ केस वेयर एम्प्लॉयर ही starts a school only for children of employees only and outsiders are not allowed, और वो स्कूल ने अपनी फीस फिक्स ही नहीं की है, तो हम कैसे टैक्स करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने बोला यू चेक फीस ऑफ
सिमिलर इंस्टीट्यूशन, ताकि फिर क्या है ना, सब में यूनिफॉर्मिटी रहे टैक्सेशन। समझा कि नहीं समझा? और अगर एजुकेशन किसी अदर पर्सन को दिया गया, अदर पर्सन मतलब समझो एम्प्लॉय का ब्रदर को एजुकेशन दिया गया, एम्प्लॉय की स्पाउस को दिया गया, ब्रदर के बच्चों को एजुकेशन दिया गया, देन प्रोविजन इज सेम एज चिल्ड्रन, बस 1000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहां पे। नहीं यहां पे कुछ नहीं, बराबर 1000 का बेनिफिट नहीं। और एक चीज नोट करो, ये 1000 का जो एग्जम्पशन है, इधर मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला मैक्सिमम 2 बच्चे, तीनों बच्चे थे और तीनों का एग्जम्पशन मिला। और एक गलती मत करना, क्वेश्चन में अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वर्ड आया तो वो 100 रुपए वाला प्रोविजन अप्लाई करना, ये नहीं आएगा। और अगर रीइंबर्समेंट है पर एजुकेशन किसको मिल रहा है, क्या हो जाएगा, एंड किसी अदर पर्सन को मिला, अदर में नाउ इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑल्सो, तो इट इज टैक्सेबल, देन इट इज टैक्सेबल। ये कौन सा परक्विजिट है आपका, एजुकेशन परक्विजिट। समझा? तो पहले अपन ये लिखेंगे और फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। बढ़े अपन आगे। चलो अब नेक्स्ट जो परक्विजिट हमें डिस्कस करना है वो है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन। क्या डिस्कस करना है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन। अब समझो कि मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, और मैंने आप लोगों को लोन दिए, लोन क्या दिए मैंने आप लोगों को, लोन। अब अगर मैंने आपको लोन दी है तो अंडरस्टैंड, लोन तो आपके लिए लायबिलिटी है, कल उठ के वही लोन आप मुझे वापस दे दोगे, पैसा तो वापस दोगे ना अगर मैंने लोन दिया तो अब आपके लिए फायदा क्या, तो आपके लिए फायदा ये कि वो लोन जो मैंने दी है ना, या तो मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा हूं, या तो कर रहा हूं लेकिन कम चार्ज कर रहा हूं, सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू। सो अंडरस्टैंड, अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, तो 10 लाख का लोन इज नॉट अ बेनिफिट, पर हां मैं आपको बोलूं 10 लाख के लोन पे मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, नाउ इंटरेस्ट इज अ बेनिफिट, या फिर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम करूंगा, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू। अब लोन के केस में कैसे टैक्स लगेगा आपको, तो अगर आप लोगों ने, क्या हुआ, हाँ ओके ठीक है, नहीं ठीक नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी तो बाद में ले लेता हूं। अगर आप लोगों ने लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिए, ट्रीटमेंट, अब यहां पे ना इन्होंने डिजीज के लिस्ट लिखे हुए हैं, उसके लिए अगर आप लोगों ने लोन लिए हैं तो फिर हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, अपने को लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन लिया एम्प्लॉई ने, किससे, एम्प्लॉयर से, कोई टैक्स नहीं। बट अगर एम्प्लॉई ने लोन लिए फॉर अदर पर्पस, अब उसमें आप क्या चेक करोगे, तो उसमें आप चेक करोगे लोन अमाउंट कितना है। अगर लोन अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू, तो भी हम आपको कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर लोन अमाउंट मोर देन 20,000 है तो आपका यहां पे परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। तुम समझो मैंने अगर आपको 10 लाख की लोन दी है तो 10 लाख की लोन इज नॉट एन परक्विजिट फॉर यू और बेनिफिट फॉर यू। व्हाई? क्योंकि लोन इज लायबिलिटी, कल आप मुझे वो 10 लाख वापस करोगे, फायदा क्या, मैं 10 लाख पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो वो आपका फायदा है। अब आप देखो कि आपने मुझसे लोन क्यों ली है, आप एम्प्लॉई हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, आपने मुझसे लोन लिए समझो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एग्जाम्प्ट,
नो टैक्स। अगर आपने मुझसे लोन लिए फॉर अदर पर्पसेस, तो समझो कि आपको एक घर खरीदना है और आपने मुझसे लोन लिया, या आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपने मुझसे लोन लिया, तो क्या हो जाएगा? तो आप लोन अमाउंट चेक करना। लोन अमाउंट अगर लेस देन और इक्वल टू 20,000 है, देन परक्विजिट वैल्यू इज निल। एंड अगर लोन अमाउंट 20,000 से, देन परक्विजिट वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा हमें, बराबर। अब कैसे निकालेंगे परक्विजिट वैल्यू? परक्विजिट वैल्यू में अपने को क्या निकालना है कि कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला आपको। तो इंटरेस्ट अपने को निकालना है कि इंटरेस्ट बेनिफिट कितना है। हाँ, एक मिनट। तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपने को तीन चीजें चाहिए। एक चाहिए ड्यूरेशन, दूसरा चाहिए रेट, और तीसरा चाहिए अमाउंट। अमाउंट को मैं प्रिंसिपल बोलता हूं, प्रिंसिपल, बराबर। ये तीन चीजें चाहिए अपने को। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला तो रेट क्या लेंगे हम लोग। समझो मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया और मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा हूं, तो बेनिफिट है कि इंटरेस्ट अगर मार्केट से आप लोन उठाते तो इंटरेस्ट लगता, मैं अगर लोन दे रहा हूं तो नहीं लग रहा है। कितना बेनिफिट? जितना मार्केट में रेट है उतना, बराबर। समझो आपने मेरे से 10 लाख का लोन लिया, आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, आपने मुझसे 10 लाख का लोन लिया घर खरीदने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। अभी समझो कि आप वही लोन अगर आप HDFC बैंक से लेते, अगर तो वो लोग आपसे 10% चार्ज कर रहे थे। अगर आप सेम लोन एक्सिस बैंक से लेते हैं तो वो लोग 10.2% चार्ज कर रहे थे। सेम लोन अगर आप SBI से लेते हैं तो वो लोग 10% चार्ज कर रहे थे, 9.8 चार्ज कर रहे थे। नहीं, सुनो तो सही। सेम लोन अगर आप अपने फ्रेंड से लेते हैं तो वो 15% चार्ज कर रहा है। आपने अपने रिलेटिव से सेम लोन लिया तो वो 20% चार्ज कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है, कौन सा रेट मार्केट रेट कंसिडर करें? अब आप बोल रहे हो लोवेस्ट। अभी मार्केट में लोवेस्ट में किधर ढूंढने जाऊंगा? एक थोड़ी लेंडर है, मेरे को तो लोन देने के लिए समझो हजारों लोग बाकी पड़े हैं, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। कौन से रेट को हम मार्केट रेट समझे? तो इसीलिए यहां पे प्रोविजन आया कि आप है ना, आप SBI का रेट लेना, SBI का रेट। समझा SBI का रेट क्यों? ये लोग समझते हैं कि SBI का रेट इज अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसमें और एक पॉइंट ध्यान से सुनो। समझो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप 4 एम्प्लॉइज हो। अब आप एम्प्लॉय नंबर 1, आपने मेरे से 10 लाख का लोन लिया घर खरीदने के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एम्प्लॉय नंबर 2, आपने मेरे से लोन लिया मई मंथ में 10 लाख का ही घर खरीदने के लिए। एम्प्लॉय नंबर 3, आपने जून में 10 लाख का लोन लिया और आपने जुलाई में 10 लाख का। मतलब चारों ने लोन, अमाउंट सेम है, पर्पस सेम है। अब जब आपने लोन लिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहने से SBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो सकता है जिस दिन आपने लोन लिया। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या प्रोविजन बनाया, आप SBI का रेट तो लेना एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब आप लोन कभी भी लो, पर हम रेट तो 1 अप्रैल का लें। इससे क्या होगा पता है? आप सबके बुक्स में टैक्सेबिलिटी में एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा। तो इसीलिए हम SBI का रेट लेते हैं फॉर 1 अप्रैल। पहले ये क्लियर हुआ, रेट वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब देखो रेट में SBI का रेट क्यों लिया? SBI इज कंसिडर्ड एज मार्केट रेट। 1 अप्रैल क्यों लिया? क्योंकि 1 अप्रैल पे हम लेंगे ताकि तब में सब में क्या आ सके, यूनिफॉर्मिटी। अब आती है बात ड्यूरेशन की। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है पता है? कि आप ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन हमेशा 1 मंथ लेना। मतलब क्या? एवरी मंथ यू कैलकुलेट हाउ मच परक्विजिट, हाउ मच बेनिफिट एम्प्लॉय इज गेटिंग एवरी मंथ। एवरी मंथ मतलब जब से आपने लोन ली उसके बाद से हर महीने कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है वो कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट इज मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब लास्ट मंथ के लास्ट डे पे कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, कितना लोन बाकी है, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा इसमें, 3।
जितने भी पॉसिबल केसेस है वो सारे कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया ऑन 28 दिसंबर 2024, 10 लाख रुपए का लोन दिया है, 10 लाख। एसबीआई का जो रेट है 1 अप्रैल 24 को 10% था, 20 दिसंबर 24 को 11% था। एम्प्लॉई ने कोई भी अमाउंट अभी तक रीपे नहीं किया है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इधर लोन लेने के बाद कौन कौन से मंथ एंड हो रहे हैं, एंड। तो मैं बोल सकता हूं दिसंबर मंथ एंड हो रहा है, जैन, फेब एंड मार्च। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर मंथ के लास्ट डे पे हाउ मच लोन इज वो निकालना है। कैन आई से इफ देयर इज नो रीपेमेंट देन एवरी मंथ लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 10 lakhs। इस पे क्या लगाओ, एसबीआई का रेट लगाओ। क्या लगाओ इस पे, कौन से दिन का, 1 अप्रैल का। और बस अब वो महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, मतलब 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये वाले एग्जाम्पल में एम्प्लॉई जो है ना उसका नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ, एम्प्लॉई ने लोन लिया है ऑन 28 दिसंबर, तो दिसंबर में 28, 29, 30 और 31, मतलब कहने से उसने लोन 4 दिन ही यूज किए। जैन पूरा यूज किया, फेब पूरा यूज किया, मार्च पूरा यूज किया, मतलब उसने ये लोन यूज किए फॉर 3 months एंड 4 days। जबकि तुम्हें समझ में आ रहा है उसका परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट किया गया है फॉर 4 months। मतलब यहां पे वो लोग है ना ऐसा नहीं समझते कि नंबर ऑफ डेज में हम कैलकुलेशन करेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा हो तो पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ यार। सिंपल है, लास्ट डे पे जाओ, मंथ के आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखो, लगा दो उस पे एसबीआई का रेट फॉर एंटायर मंथ। नहीं समझा आप लोगों को, समझा? इंटरेस्ट बाद में आप लोग कैलकुलेट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया 10 लाख रुपए का ऑन 1 दिसंबर 2024। एसबीआई का जो रेट है ऑन 1 अप्रैल 24 10% था और 1 दिसंबर 24 को 10.5% था। लोन दिया है विथ अ कंडीशन दैट एम्प्लॉई एट द एंड ऑफ एवरी मंथ देयर विल बी अ रीपेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। एवरी मंथ 1 लाख का रीपेमेंट होगा। लोन लेने के बाद कौन कौन से मंथ एंड हो रहे वापस से, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। नाउ इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन आई से यहां पे दिसंबर में लास्ट डे पे हाउ मच लोन इज आउटस्टैंडिंग, कैन आई से 9 lakhs। लास्ट डे पे रीपे हुआ ना 1 लाख, इधर 8, और इन सब पे क्या लगा दो, एसबीआई का रेट लगा देंगे इंटू 1/12। सो ड्यूरेशन इज ऑलवेज 1 month। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसबीआई का रेट एज ऑन 1 अप्रैल एंड व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट, मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो तो ये वाले एग्जाम्पल में एम्प्लॉई का फायदा हुआ है। कैसे, एम्प्लॉई ने लोन 10 लाख की ली थी, दिसंबर पूरा महीना उसने यूज 10 लाख किया, लास्ट डे पे उसने 1 लाख का रीपे किया है, पर तुम देखो उसका परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट किया गया ऑन 9 lakhs।
जैन मंथ में उसने यूज 9 lakhs किया है, जबकि उसका परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट किया गया है ऑन 8 lakhs। बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रहा है क्या कि नहीं समझा आप लोगों को? तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले केस में एम्प्लॉई जो है उसका एम्प्लॉई का इधर नुकसान हुआ था, इधर एम्प्लॉई का फायदा हुआ है। सो प्रोविजन में कहीं पे एम्प्लॉय का फायदा है तो कहीं पे नुकसान है, वो अपने को देखना नहीं है। आपको क्या करना है, हर महीने के लास्ट डे पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है कितना है, लगा दो एसबीआई का रेट, अब 1 महीने के लिए खत्म, दिमाग नहीं चलाने का। लास्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बाद में आप लोग कॉपी कर लेना ये सब कुछ। एग्जाम्पल नंबर 3, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया 10 लाख का ऑन 1 नवंबर 2024। एसबीआई का जो रेट है 1 अप्रैल 24 को था 10%, 1 नवंबर 24 को था 11%। ये नवंबर वाला रेट तुम्हें जानबूझ के दिया जा रहा है कंफ्यूज करने के लिए। अब एम्प्लॉई को 2 चीजें बोली गई है। नंबर 1, एम्प्लॉई तुझे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 3%। मतलब अब लोन एम्प्लॉई को दी गई है एट, एंड प्लस एम्प्लॉई तुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा ऑफ लोन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ पे 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अब पहले तो कौन कौन से मंथ एंड होने वाले हैं लोन लेने के बाद? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब हर महीने के लास्ट डे पे हाउ मच बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग? बराबर। अब इस पे क्या लगाने का है अपने को? एसबीआई का रेट फॉर 1/12, 1 मंथ के लिए बोलो। अब हाँ, अब एसबीआई का रेट हम कितना लेंगे? 7%। क्यों 7? 10-3 हुआ ना, 10% एसबीआई का रेट है, लेकिन एम्प्लॉय से हम 3% तो रिकवर कर रहे हैं, तो वो माइनस कर देने का। समझा कि नहीं? तो ये आपका और एक परक्विजिट खत्म हुआ, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन। पहले आप यहां से प्रोविजन लिखेंगे, फिर एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल में कुछ डाउट है आप लोगों को? कैलकुलेट कर लेना इंटरेस्ट सब एग्जांपल्स में। कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, सो वो सब है उसमें। मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को एक पूरा लिस्ट तो नहीं पता है ऑनेस्टली। रूल नंबर है ना 3 है, रूल नंबर 3 आपके लिए। रूल नंबर 3 सब रूल 11 करके है, सॉरी सब रूल 7 है। उसमें लिस्ट ऑफ डिजीजेस दिए हुए हैं, उसके अंदर एक आ रहा है डिजीज ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, चलो ये तीनों एग्जांपल्स आप लोग लिख लेंगे। रूल नंबर 3 सब रूल 7 में, पर एक मिनट ये कौन सा है? हाँ 3A करके, सॉरी 3A लिख लो, वो सब रूल 7 में इंटरेस्ट फ्री का है। रूल नंबर 3A इनकम टैक्स रूल्स, उसमें दिया। चलो डन, समझा आप लोगों को? चलो और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को सम्स देता हूं सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। क्या है बोलो? लीव ट्रैवल कंसेशन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझो। एम्प्लॉई जो है ना, एम्प्लॉई वो अगर अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जा रहा है,
तो अब घूमने जाएगा तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, बाकी सब खर्चे की बात नहीं करेंगे अपन बात करेंगे ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो अब है ना, एम्प्लॉई अगर अपने फैमिली के साथ घूमने गया और उसके वहां पे ट्रैवलिंग के खर्चे हुए, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉई जब घूम के आता है ना, तो उसके ट्रैवलिंग के खर्चे का जो बिल है, इनवॉइस, वो एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर उतना ही अमाउंट उसको रीइंबर्स करेगा। अब एम्प्लॉई को लीव ट्रैवल कंसेशन मिला, दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये इनर कॉलम में लिखने का। और अब गवर्नमेंट ये लीव ट्रैवल कंसेशन में से एम्प्लॉई को एग्जम्पशन देता है अंडर सेक्शन 10(5). जितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा वो माइनस करने का, और जो बचा अमाउंट वो जाएगा आउटर कॉलम में। आई विल रिपीट अगेन, एम्प्लॉई अगर अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जा रहा है, तो उसके जो भी ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे आने जाने के, तो वो खर्चे जैसे ही वापस आएगा बिल एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर उतना ही पैसा उसको रीइंबर्स करता है। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो एम्प्लॉयर से आया वो लिखो इन इनर कॉलम और एग्जम्पशन माइनस करो। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा वो अपने को देखना है, पर ये एग्जम्पशन मिलने के लिए थोड़ी बहुत कंडीशन है। पहला कंडीशन, आपका जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल वो होना चाहिए इन इंडिया। कहां होना चाहिए ट्रैवल, बोलो, इंडिया में। दूसरा पॉइंट, यहां पे ना 4 इयर्स के ब्लॉक बनाए गए, ब्लॉक 4-4 साल के ब्लॉक बनाए गए हैं। क्यों? 4 साल के ब्लॉक में आपको हम मैक्सिमम 2 ही एग्जम्पशंस देंगे। मतलब आप 4 साल में घूमने 4 बार जाओ, चारों बार एम्प्लॉयर ने आपको पैसा रीइंबर्स किया, एग्जम्पशन आपको उसमें से 2 बार मिलेगा और 2 बार फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 बार आप घूमने गए 4 साल में, चारों बार आपने खर्चा किया ट्रैवलिंग पे, एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स किया, तो ये जो एग्जम्पशन आपको मिल रहा है वो 2 बार ही मिलेगा बस। अब ये 4 साल का जो ब्लॉक है ना, उसमें जो अभी ब्लॉक चल रहा है ना, वो है 22 से लेके 25 तक, और ये जो ब्लॉक है वो कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक है। मतलब कैलेंडर ईयर 22, कैलेंडर ईयर 23, कैलेंडर ईयर 24 एंड कैलेंडर ईयर 25। ये 4 साल के ब्लॉक में यू कैन क्लेम एग्जम्पशन ट्वाइस, 2 बारी कर सकते हो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो प्रीवियस ब्लॉक था, प्रीवियस ब्लॉक, तो प्रीवियस ब्लॉक जो है ना, प्रीवियस ब्लॉक, उसमें अगर आपने एक भी बार एग्जम्पशन नहीं लिया है, या आपने एग्जम्पशन एक ही बार लिया है, या तो आपने एक भी बार नहीं लिया या तो आपने एक बार लिया, तो आप दोनों सिचुएशंस में, आप दोनों सिचुएशन में एक एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ओनली वन। तो इधर आपके टोटल एग्जम्पशंस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्लॉक के 2 और प्रीवियस ब्लॉक का, बट विथ अ कंडीशन दैट फर्स्ट एग्जम्पशन यू शुड क्लेम इन फर्स्ट कैलेंडर ईयर ओनली। तो यहां पे बैलेंस 2 एग्जम्पशन आपको और मिलेंगे। सो इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years you can claim exemption twice, but if suppose in previous block either exemption is not claimed or claimed only once, then assessee can carry forward 1 concession, and in next block he can claim total 3 benefits or 3 exemptions with a condition that first exemption he should claim in first calendar year. समझा? ये पॉइंट वो लोग एग्जाम में कभी नहीं पूछते, इनफैक्ट ये पॉइंट मॉड्यूल में तो गलत दिया हुआ है, बट ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं अभी। एंड
अब आ रहा है थर्ड पॉइंट, ये बार बार पूछते रहते हैं। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या दिया है, वापस से फैमिली का डेफिनेशन। अब इनकम टैक्स एक्ट में ना तुम 5 या 6 बार फैमिली का डेफिनेशन पढ़ोगे, सब जगह डेफिनेशन अलग है। हमने कल मेडिकल परक्विजिट में पढ़ा था, स्पाउस सॉरी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर डिपेंडेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट। अब यहां पे फैमिली का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। क्यों दिया है फैमिली का डेफिनेशन? तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको ये जो एग्जम्पशन मिलेगा ना, एग्जम्पशन वो उन्हीं लोगों का मिलेगा जो लोग फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड है। आप घूमने गए तो किसके साथ गए? फैमिली के साथ। तो फैमिली में कौन कौन, वो यहां पे दिया है। तो अब फैमिली का डेफिनेशन जरा देखो, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर जो डिपेंडेंट है ऑन एम्प्लॉय, एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट। सेम डेफिनेशन है जो कल मैंने पढ़ाई थी, वही आंसर इज यस। लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर बच्चों के ऊपर है ना, बच्चों के ऊपर उन्होंने लिमिट रखी हुई है। क्या रखी है? बच्चों के ऊपर लिमिट रखी है। क्या लिमिट है? कि अगर 11098 एक डेट है, क्या है? 11098 के पहले अगर बच्चे बॉर्न हुए रहेंगे, ये डेट के पहले, तो जितने भी बच्चे बॉर्न हुए रहेंगे ना, सबके लिए हम एग्जम्पशन देंगे। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर एम्प्लॉय के 5 बच्चे पहले बॉर्न हो चुके हैं तो 5 का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे बॉर्न हुए हैं 11098 या उसके बाद, तो हम आपको मैक्सिमम 2 बच्चों का ही एग्जम्पशन देंगे। मतलब अगर 11098 के पहले समझो एम्प्लॉय के 5 बच्चे बॉर्न हो चुके हैं और 11098 के बाद 3 बॉर्न हुए, मतलब टोटल एम्प्लॉय के बच्चे हैं 8, मिलेगा एग्जम्पशन 7 का। पहले 5 तो मिल ही गए, बाकी 2 का ही मिलेगा। अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, क्या इंटरेस्टिंग है, सुनो। ये जो 2 बच्चे ना, ये जो 2 बच्चे जो 110 बाद हुए हैं, अब समझो कि उसमें क्या हुआ कि 11098 के बाद, 11098 के बाद पहले एक बच्चा बॉर्न हुआ, तो देयर वाज अ सिंगल बर्थ, बराबर। और 11098 के बाद जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, उसमें मल्टीपल बर्थ हुआ है। मल्टीपल बर्थ मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स बॉर्न हुए। बट एक मिनट, आपका मल्टीपल बर्थ का कॉन्सेप्ट कब आना चाहिए? सेकेंड अटेम्प्ट में। और सेकेंड अटेम्प्ट कब से? 11098 या उसके बाद से, बराबर। ऐसे तो आपकी 5th 6th अटेम्प्ट हो सकती है, आपको 11098 के बाद काउंट करनी है अटेम्प्ट। पहले के तो बच्चे सारे मिल गए ना एग्जम्पशन में, तो ये जितने मल्टीपल बर्थ में बॉर्न हुए ना, ये सबका एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब अगर मल्टीपल बर्थ में 2 बॉर्न हुए तो दोनों का एग्जम्पशन मिलेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि छोटा देव 1, छोटा देव 2 एंड छोटा देव 3, आपके 3 बच्चे देव 11098 के पहले बॉर्न हो गए थे, बराबर। 11098 के बाद छोटा देव 4 बॉर्न हुआ, और फिर छोटा देव 5, 6 और 7 साथ में बॉर्न हुए। तो अब एग्जम्पशन कितनों का मिलेगा? तो अब एग्जम्पशन सब सातों के सातों का मिल जाएगा। अच्छा, अगर छोटा देव 1, छोटा देव 2, छोटा देव 3 पहले बॉर्न हुए, फिर छोटा देव 4 और 5 बॉर्न हुए, और फिर छोटा देव 6, 7 और 8 बॉर्न हो गए साथ में, तो अब आपको एग्जम्पशन सिर्फ 5 का ही मिलेगा। पहले ही मल्टीपल बर्थ हो गया ना तो खत्म, फिर 2 का ही मिलेगा, तो 2 का ही मिलेगा। फिर अगर छोटा देव 1, 2, 3, फिर 4, 5 और 6 ऐसे बॉर्न हुए हैं,
तो भी 5 का ही एग्जम्पशन मिलेगा। बैठा दिमाग में? सो 11098 के पहले जितने भी बच्चे बोर्न हुए सबका, 11098 के बाद अगर पहले एक बच्चा बोर्न हुआ और फिर मल्टीपल बर्थ हुए तो मल्टीपल बर्थ में जितने भी बोर्न हुए सबका मिले। ये पॉइंट को वो लोग एग्जाम में टारगेट करते रहते हैं। तो डेफिनेशन आपसे जब पूछी जाएगी ना तो उसमें ये बच्चे वाले पॉइंट आएगा ही। कल जो हमने मेडिकल परक्विजिट पढ़ा था उसमें कोई बच्चों पे ऐसा लिमिट नहीं था, इधर लिमिट डाला है। सो पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया कि ट्रैवल कहां पे होना चाहिए, इन इंडिया, तो एग्जम्पशन मिलेगा। 4-4 साल का क्या बनाया गया है, ब्लॉक। ये 4 साल के ब्लॉक में एग्जम्पशन आपको कितनी बारी मिलने वाला है, 2 बार। बट अगर आपने प्रीवियस ब्लॉक में 0 एग्जम्पशंस लिए या फिर एक ही एग्जम्पशन लिया है तो फिर आप लोगों को एक कैरी फॉरवर्ड होगा, नंबर ऑफ एग्जम्पशन हो जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक 3, बट जिसमें से पहला एग्जम्पशन आपको फर्स्ट ईयर में लेना है। और आपको एग्जम्पशन उन्हीं लोगों का मिलेगा जो लोग डेफिनेशन ऑफ फैमिली में कवर्ड है। पहले भेजे में तुम्हारे इतना गया, बड़े अपन आगे। अभी अब आ रहा है लास्ट पॉइंट, क्या कंडीशंस तो सारी देख ली, कितना एग्जम्पशन मिलेगा वो भी तो बताओ अभी हमें। एग्जम्पशन का अमाउंट भी तो पता चलना चाहिए। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल कि एम्प्लॉई उसकी फैमिली के साथ घूमने गया है और टोटल 10 लोग हो रहे हैं, वो लोग इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को छोड़ दो तो और 9 लोग गए उसके साथ, तो टोटल 10 लोग गए घूमने के लिए एंड सारे के सारे लोग फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड है। उसके पेरेंट्स भी गए, ब्रदर, बच्चे सब गए घूमने। अब इसमें समझो कि वो लोग घूमने गए हैं बाय एयर, मतलब फ्लाइट से घूमने गए। अब समझो यहां से वो लोग गए हैं दिल्ली घूमने के लिए। कहां गए घूमने के लिए, दिल्ली। अब यहां से दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आए तो आने जाने का उनका खर्चा हुआ। अब फ्लाइट में ना इन लोगों ने बिजनेस क्लास से ट्रैवल किया है। अब एक जन का जाने आने का बिजनेस क्लास का फेयर दिल्ली का समझो कि था 50,000, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 5 लाख हुआ। 50,000 एक जन का मतलब 5 लाख। एम्प्लॉय घूम के आया, 5 लाख के बिल उसने एम्प्लॉयर को दिए, एम्प्लॉयर ने उसको 5 लाख रुपया दिया। अब एम्प्लॉय 5 लाख रुपया इनर कॉलम में लिखेगा। अब उसको मिलेगा एग्जम्पशन। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो जो भी उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ रहेगा उसको आप कंपेयर करना इकोनॉमी क्लास फेयर के साथ। अगर आप जर्नी एयर से परफॉर्म कर रहे हो तो विच एवर इज लोअर उतना एग्जाम। तुम समझ पा रहे हो, तो एक्चुअल एक्सपेंस जो होगा ना वही आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला यहां पे रीइंबर्समेंट होता है। तो इकोनॉमी क्लास फेयर से कंपेयर करना। अब आप 5 लाख रुपया एम्प्लॉयर से मिला, यू राइट इन इनर कॉलम एंड देन यू सब्ट्रैक्ट एग्जम्पशन। समझो यहां से दिल्ली आने जाने का इकोनॉमी क्लास में पर पर्सन का फेयर समझो कि आने जाने का मिला के 20,000 का एग्जाम्पल, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख एग्जाम्प्ट होगा, 3 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। समझा? अगर आपने जर्नी परफॉर्म किया है बाय रेल, तो रेल में वो लोग क्या बोल रहे हैं, यू राइट एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड यू टेक फर्स्ट क्लास एसी फेयर। शॉर्ट में रेल का तो जो सबसे बेस्ट क्लास है वही एग्जाम्प्ट है, मतलब रेल में तो हमेशा स्लीपर क्लास में गए तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा, एसी में गए तो भी एग्जाम्पशन मिलेगा। नहीं समझा आपको? अरे भाई अगर तुम स्लीपर क्लास में गया, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट ही एग्जाम्प्ट कर दिया है। नहीं, फर्स्ट क्लास एसी फेयर वो सब वो उसका फर्स्ट क्लास है। फिर तो ऐसा उन्होंने कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया है फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास मतलब सबसे बेस्ट जो क्लास है वही, बराबर, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास एसी फेयर आपको लेना है। अब इन्होंने ट्रेन के केस में सबसे बेस्ट ले लिया और फ्लाइट के केस में देखो इकोनॉमी क्लास लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि तुम समझो रेलवेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट
और वो लोग उसको एनकरेज ज्यादा कर रहे हैं कि भाई तुम ट्रेन से ज्यादा जाओ। नहीं समझा आपको? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहां से दिल्ली एयर से ना जाओ और रेल से भी ना जाओ, आप कोई अदर मोड से चले जाओ। अब अदर मोड से भले ही आप जा रहे हो, अदर मोड से आप जाओ, बट आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल। क्या रेल से कनेक्टेड है ये दो प्लेसेस जहां पे आप जा रहे हो? तो आंसर इज यस। यहां से दिल्ली आप सपोज रोड से भी जा रहे हो तो प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल ना। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर प्लेसेस रेल से कनेक्टेड होगी ना, फिर आप रेल से ट्रैवल करो या अदर मोड से ट्रैवल करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो एग्जम्पशन आपका सेम ही रखेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस और फर्स्ट क्लास एसी फेयर। सिर्फ फर्क क्या होगा पता है, इधर तुम्हारे एक्चुअल एक्सपेंसेस रेल के होंगे, इधर तुम्हारे एक्चुअल एक्सपेंसेस अदर मोड के होंगे। समझा कि नहीं समझा? बट अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर इफ सपोज प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल तो हम क्या करेंगे? अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर रेल से कनेक्टेड नहीं है, समझो आप जा रहे हो प्लेस ए से लेके प्लेस बी, नाउ दिस टू प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, तो आप चेक करो क्या कोई वहां पे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेसेस हैं, समझो वो दो प्लेस रेल से कनेक्टेड नहीं है, बट समझो कि वहां पे बोट की सर्विस चल रही है, फेरी, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। या फिर समझो दो प्लेसेस हैं जो रेल से कनेक्टेड नहीं है लेकिन वहां पे बस की सर्विस चल रही है। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो, आप ले लो आपके जो एक्चुअल खर्चे हुए वो, या फिर फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर। किसका डीलक्स फेयर? रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, मतलब उसका जो भी सबसे बेस्ट होगा वो ले लेने का। एंड अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है तो फिर एक काम करो, आप लो एक्चुअल एक्सपेंस, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, उसको कंपेयर करना फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ रेल के साथ, विच एवर इज लोअर। एक मिनट सर, आपने ऊपर लिखा है प्लेसेस आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, और इधर आप बोल रहे हो रेल का ये लेना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है? देखो आप जा रहे हो प्लेस ए से प्लेस बी, तो नंबर वन यहां से रेल नहीं जाती, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, आप ये दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है। Now, if suppose distance between these two places is 200 kilometers, अब आप ऐसी दो प्लेसेस देखो जो रेल से कनेक्टेड है और जिसके बीच में डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स। इधर जो फेयर चार्ज होती है ना, वो फेयर इधर ले लेना। तो आपको है ना सिमिलर डिस्टेंस का फेयर लेना है, सिमिलर डिस्टेंस। इधर तक तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आपको आएगा तो भी, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो एयर को लेके ही आए, बराबर है? एयर को लेके ही क्वेश्चन आ सकता है, मैक्स टू मैक्स रेल का आ सकता है। बाकी प्रोविजन मैंने आपको सिखा दिया है क्या है, बट वहां तक पूछते नहीं है। क्लियर हुआ? बस एक गलती मत करना, मैंने बोला एम्प्लॉय घूमने गया उसके फैमिली के साथ, टोटल 10 लोग थे इंक्लूडिंग एम्प्लॉय। अब समझो कि 10 लोगों का आने जाने का खर्चा हुआ था 50,000 एक जन का, तो 5 लाख हो गया था। अब जो लोग गए थे ना घूमने, उसमें से सिर्फ डेफिनेशन के अंदर 8 ही लोग फॉलो हो रहे थे। समझो एम्प्लॉय का ब्रदर था जो उस पर डिपेंडेंट नहीं था बट वो भी घूमने गया था, एम्प्लॉय की सिस्टर थी वो भी उस पर डिपेंडेंट नहीं थी बट वो भी घूमने गई थी। तो जब आप एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे ना, अब सी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एम्प्लॉयर ने तो आपको 10 लोगों का पैसा दे दिया, अब आपको एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? 8 लोगों का। वो भूलना मत तुम लोग। ऐसे तो उतना डिटेल में तो नहीं पूछते वो लोग, क्योंकि जितने लोग आते हैं डेफिनेशन में वही लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्वेश्चंस तो वैसे ही पूछे उन्होंने। क्लियर हुआ? तो ये आपका और एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, लीव
ट्रैवल कंसेशन, और एक चीज, ये जो एग्जम्पशन है, दिस एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड अंडर 115 बोलो गया भेजे में। चलो ये लिख लेंगे अपन, फिर अपन सम स्टार्ट करते हैं। कल अपना हो जाएगा सैलरी, कल खत्म, फिर एग्रीकल्चर इनकम, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस कैपिटल गेन्स दोनों। बोलो ऑन और आफ्टर है ना, देखना ऑन और आफ्टर। चलो हो गया लिख के आपका इतना।
चलो तुम इसको तो समझ रहे हो ना, ये दोनों को तो मर्ज भी कर सकते हो, प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल, वो सेम ही है प्रोविजन।
डन। क्या नीचे वाला? हो गया। चलो अभी आप लोग पेज नंबर 4.43, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 4 और 5 फटाफट। बोलो आर्यन, क्या हुआ? दोनों हो गए सम आपके? टैली किया आंसर? You should not entertain, no? फिर हो गया देव? बोला ना क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसके बाद 4 के बाद 5। उसको बोलना यहाँ पे टाइप करे, आपको क्यों भेज रहे हैं? आपसे पढ़ना है उसको? नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 चालू कर दो 5 के बाद। एक क्वेश्चन नंबर 6 करो ये वाला, फिर क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 21 क्लास वर्क का, ठीक है। चलो स्टार्ट। स्टार्ट किया 21। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, आपको क्या लग रहा है? लाइन पढ़ो वापस से। मतलब पहले यूज था, आप लाइन बराबर से पढ़ो। सितंबर से यूज के लिए दिया है, सितंबर 20 से। फिर आगे क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च कंपनी ऑफर्ड द फर्नीचर टू हिम एट फ्री ऑफ। वो लाइन आगे क्यों लिखने की जरूरत थी? इसका मतलब बेच दिया बाद में। सी यूज के लिए तो पहले ही दे दिया था, सितंबर 20 से ही लिखा है ना, ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फर्नीचर ड्यूरिंग सितंबर 20, तब तो यूज के लिए दे ही दिया है। फिर आगे क्यों लिखा ऑन 31 मार्च? तो इसका मतलब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का मीनिंग होता है मेडिक्लेम। दे दो आपको और एकदम ये होने के बाद, हाँ हाँ, ये होने के बाद यू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करना, पेज नंबर 4.33। इसमें मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस दिया हुआ है 3000 पर मंथ। इधर है ना, कोई डिटेल नहीं दी है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। एक्चुअल खर्चा ही नहीं दिया है, इसका मतलब 0। तो मतलब रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। पता है ना, ये रिसर्च उसमें कट हार्ड में लिखा हुआ है। चलो ये सम पढ़ो और करो सॉल्व बाद में, पहले वो कर लो। मैडम आप वो डेफिनेशन देख, अकोमोडेशन वाला, एक्सक्लूडिंग टैक्सेबल परक्विजिट, ऑल परक्विजिट्स यू विल एक्सक्लूड।
तो वो तो आएगा ही नहीं ना। अलाउंस होता ना मेडिकल तो आता। क्या है क्या क्वेश्चन में? ये ना, हाँ ये रहा, ये आएगा देख। कुछ डाउट हो तो पूछो प्रीवियस सम में। सोल्यूशन है ना, उसका मत देखो सोल्यूशन अब। अच्छा ओके, आपका फाइनल आंसर सिर्फ चेक करो, क्योंकि सोल्यूशन में उन्होंने ना थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। फॉर्मेट अलग है, मतलब उन्होंने क्या किया है, वो एड लेस किया है जो डिफरेंसेस है ऑप्शनल और डिफॉल्ट में। तो आप फाइनल आंसर आपका चेक करो, वो मैच होना चाहिए। हाँ, तो डिफॉल्ट में आपने अकोमोडेशन में शायद गलती की होगी। ओके कर।
रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो गई आरबीआई लिमिट? कुछ भी अजम्पशन ले बहुत तो लिमिट के अंदर ही तो हुआ है ना खर्चा, तो सोचो क्या हो जाएगा। हाँ, खड़ो बराबर से। जीटीआई नहीं दी है अपने को क्वेश्चन में, तो उसके लिए अपने को अजम्पशन नहीं कर सकते ना, फाइंड आउट डिटेल कहाँ है अपने। यस, तो उसके लिए अदर सोर्स छोड़ो, सैलरी इनकम भी कहाँ है अपने पास, उसके लिए यू शुड राइट है ना अजम्पशन, के दोनों अजम्पशन हो सकते हैं उसमें, दोनों व्यूज। यस, देव आया आंसर? सुफियान? हाँ, बट अभी कैसा है ना, ये सब में इंस्टीट्यूट जो है ना, उसका अजम्पशन ऐसा है कि दोनों व्यूज दे दिए उन्होंने। जब अपने को पता है कि इंस्टीट्यूट ने वही किया है, तो अपने को भी वही करना चाहिए। हाँ, अब आप इसका सोल्यूशन देखो उन्होंने कैसे यस, उनका फॉर्मेट अलग है, तो आप इधर है ना मत डालो, और क्या करो नीचे फिर नोट लिखो, अल्टरनेटिवली वी कैन अज्यूम दैट ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन 2 लाख एंड इन सच केसेस, आप वैसा भी प्रेजेंट कर सकते हो। रियल हो गया आपका? वो सम के बाद क्वेश्चन नंबर 12 करना है देव, पेज नंबर 4.8 पे है। ये क्वेश्चन जो है ये 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था, 8 मार्क्स। ठीक है, आप लोग ने तो कर लिया, करके जाने का है देव घर पे। कल अपन सैलरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।